अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काश अकरम। और जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि अगर आप किराए पे मकान लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन-कौन से अल्फाज जो है ना वो आपको सीखने लाज़मी है या आपको उनका पता होना लाज़मी है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यही चीज़ लेकिन घर खरीदने के लिए। मतलब अगर आप स्पेन में घर खरीदना चाह रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है आपका बैंक से जो है ना वो लेन-देन होना है, तो उस वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको पता होना ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कौन से ये अल्फाज हैं जो कि हमें सीखने चाहिए। सबसे पहले हमारे पास एल कंप्रादोर। एल कंप्रादोर कहते हैं उस बंदे को जो मकान या प्रॉपर्टी जो ना खरीद रहा हो। खरीदार को कहते हैं, खरीदने वाला खरीदार, इसको कहते हैं एल कंप्रादोर। एल कंप्रादोर debe tener el contrato fijo। मतलब बैंक वाले आपको कह सकते हैं कि अगर आप ये मकान खरीदना चाह रहे हैं तो आपके पास कॉन्ट्रातो फिjo मतलब पक्का कॉन्ट्रैक्ट काम का होना चाहिए। अगला लफ्ज हमारे पास वेंदेदोर। वेंदेदोर होता है बेचने वाला। quiero hablar con el vendedor। quiero मैं चाहता हूँ, hablar बोलना, con el vendedor ये जो बेचने वाला है उसके साथ। fiador o avalista। fiador o avalista वो बंदा होता है जो जामनी हो किसी बंदे का। मतलब वो कहता है कि अगर इस बंदे ने पैसे ये ना दे सका अपने जो चीज खरीद रहा है उसके, तो मैं इसकी जगह पे पेमेंट करूंगा। उसको कहते हैं fiador या avalista। para obtener este préstamo ये कर्जा जो ना वो लेने के लिए usted necesita tener un avalista। आपको एक avalist का, एक जामन की जरूरत है, एक avalista की या fiador की जरूरत है। प्रेस्टामो, प्रेस्टामो कहते हैं कर्जे को। जब भी आप प्रेस्टामो हिपोतेकारियो अगर होगा तो वो मकान के लिए जो कर्जा होता है उसको कहते हैं। वैसे अगर आप कोई कर्जा लेना जा रहे हैं बैंक से तो आप कहते हैं जाके quiero un préstamo para comprar un coche। मैं गाड़ी खरीदने के लिए एक जो है ना वो कर्जा लेना चाह रहा हूँ। तो necesito un préstamo de 10.000 euros। मुझे एक 10,000 यूरो का कर्जा चाहिए। necesito मुझे चाहिए un préstamo कर्जा de 10.000। पागो इनिशियल, पागो इनिशियल क्या होती है? पागो इनिशियल वो पेमेंट होती है जो कि किसी भी ऑपरेशन के शुरू में जो है वो दी जाती है। बहुत दफा ऐसा कंडीशंस ऐसी होती हैं कि आपको बाकायदा अपनी जो मंथली पे करने से पहले साइन करते वक्त आपको कुछ रकम की अदायगी करनी पड़ती है जिसको कहते हैं पागो इनिशियल। Para comprar este piso, ये मकान खरीदने के लिए, ये घर खरीदने के लिए usted tiene que realizar un pago inicial de 25.000 euros। आपको एक पेमेंट करनी पड़ेगी 25,000 यूरो की। कॉन्ट्रातो दे आर्रास, कॉन्ट्रातो दे आर्रास क्या होता है? ब्याने का मुआहदा। ये क्या चीज है? जब आपको एक जो है ना मकान पसंद आ जाता है, आप एजेंसी से मकान ले रहे हैं मिसाल के तौर पे, और आपको मकान पसंद आ जाता है तो आप कहते हैं ये मैं मकान लूंगा, अब मैं बैंक से कर्जे की बात करूंगा। तो वो आमतौर पे क्या करते हैं एजेंसीज वाले, वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाते हैं और उससे की वजह से आपसे 2,000 3,000 यूरो जो है ना वो ले लेते हैं। उसका क्या मतलब होता है कि अगर आप बैंक आपको कर्जा नहीं देता तो जाहिर सी बात आप मकान नहीं खरीद सकेंगे, जिस वजह से आपके वो 2,000 3,000 यूरो जो है ना वो जाया हो जाएंगे। और उस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं contrato de arras। Antes de nada usted tiene que firmar el contrato de arras। ये आपको एजेंसी वाले कह सकते हैं, या अगर आप बैंक से मकान रहते हैं तो वो भी आपसे बहुत दफा कहते हैं कि आपको ये contrato de arras जो है ना वो ये साइन करना होगा, ताकि अगर आपको कर्जा नहीं मिलता तो हम जो किसी और को इस वक्त नहीं बेच रहे तो हमें नुकसान ना हो। हिपोतेका, हिपोतेका कहते हैं मोर्टेज को, जो हम अपने मकान की हर महीने में या हर साल बाद, महीने बाद, जो भी आपका पीरियड हो उसके बाद जो अदा करते हैं उसको कहते हैं हिपोतेका। tipo de interés, ये बहुत ही जरूरी चीज है। ये जो 2-3 अल्फाज जो अभी आने वाले हैं वो और ये tipo de interés कहते हैं शरह सूद को। ¿Cuál es el tipo de interés que voy a pagar? इससे मैं ये पूछ रहा हूँ कि कौन सी शरह है जो कि मैं अपने कर्ज के ऊपर जो है ना वो हर महीने मुझे अदा करनी पड़ेगी। ¿Cuál es el tipo de interés que voy a pagar? अब आते हैं। tipo de interés दो तरह की होती है। एक होती है tipo de interés fijo या हिपोतेका fija। इसमें क्या होता है कि आपको हर महीने आपने जो अदायगी करनी होती है वो एक ही पेमेंट होती है, मतलब पक्का, उसको कहते हैं इंटरेस्ट fijo। 2.5%, 2.7 या 8% जो फीको जो आजकल जो चल रही है वो ये चल, जो भी हो मकसद है हमें पता हो कि एक फीको होती है जो कि आप शुरू से लेकर अपनी मुकम्मल अदायगी करने तक
एक ही किस्म की शरह सूद जो है ना वो पे करते रहते हैं। दूसरी होती है हिपोतेका variable, हिपोतेका variable या tipo de interés variable। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप हर साल बाद आपका जो सूद है, जो शरह सूद है वो देखी जाती है। अगर मार्केट में वो बढ़ रही हो तो अगले साल आपको ज्यादा पैसे, जो आपको ज्यादा जो है ना महीने के बाद जो आप अदा करते हैं वो आपकी अदायगी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जब आपकी वो शरह सूद देखी जाती है वो पिछले साल से कम होती है, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो किस्त है, जो महीने बाद आपने देनी होती है वो कम हो जाती है। तो कब ये कम और ज्यादा होती है, तो ये डिपेंड करता है एवरीबोर पे। अगर तो आपकी फी है, जो फी मैंने आपको बताया tipo de interés या हिपोतेका fija या tipo de interés fija, वो तो जब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो आपने कहा मैं सारे मतलब 25-20 जो भी साल हैं आपके वो इसी शरह सूद पे जो है ना वो अदा करता जाऊंगा, वो पक्का हो गया, आप भी मतलब ट्रंकील हो गए। लेकिन अगर आपकी वेरिएबल है तो वेरिएबल क्या होती है? वेरिएबल आमतौर पे 95% क्या होता है, ये इस इंडिकेटर को लेते हैं जो कि एल एवरीबोर। एल एवरीबोर एक ऐसी शरह सूद होती है जिस पर बैंक आपस में जो है ना वो कर्जे लेते हैं। एक बैंक दूसरे बैंक को चाहे 10 घंटे के लिए पैसे दे रहा है, कोई घंटे के लिए भी दे रहा है, या कोई एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जब बैंक आपस में ट्रांजैक्शंस करते हैं तो वो जिस शरह सूद पे करते हैं वो होती है एल एवरीबोर। ये एवरेज जो ना समझ लें सारे बैंकों की जो है ना ये एवरेज शरह सूद है। तो जो वेरिएबल होती है, जो मैंने आपको बताया जो चेंज होती रहती है, उसमें क्या होता है वो आपको कहते हैं आपने हर साल या जब भी आपकी रिन्यू होगी हम देखेंगे एवरीबोर कितने पे है और उसके बाद उसमें हम जमा करेंगे डिफरेंशियल। मिसाल के तौर पे हमारे पास मकान था तो उसमें क्या था, हमारा था एल एवरीबोर मास 2%। तो अगर एवरीबोर 2 पे था, 2% शरह सूद बैंकों की आपस में, तो हमसे जो बैंक लेगा वो 4% लेगा। और ये जो ऊपर वाला 2% होता है इसको कहते हैं डिफरेंशियल। यूरोप के बैंकों की ओर शरह सूद से ऊपर वाला हिस्सा जो होता है ये होता है डिफरेंशियल। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो आपके मतलब आप देख सकेंगे, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट अपना पढ़ें तो वहां वो लिखा होगा tipo de interés variable, el Euribor más उसके बाद जो होगा डिफरेंशियल, उसको कहते हैं वो 1.2%, 1.5% या 2% तक भी होता है। तो इस तरह से जब एवरीबोर नीचे जाएगा ये दो तो अपनी जगह पे रहेगा, और जब एवरीबोर नीचे जाएगा तो आपकी जो किस्त है वो कम होती जाएगी। लेकिन जब एवरीबोर सुबीर होता जाएगा तो वो आपकी किस्त जो है ना वो बढ़ती जाएगी। आपके इस वक्त अगर आप देखें आज से तकरीबन हो गया 1 साल 6 माह हो गए, एवरीबोर जो है ना वो तकरीबन 0 पे है। इसलिए आप जो बहुत ज्यादा बैंक है उन्होंने आपके बैंक में पैसे रखने के लिए भी आपसे वो ले रहे हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल कोई मुनाफा जो है ना वो नहीं हो रहा। तो ये दो चीजें आपने जहन में रखनी है, हिपोतेका वेरिएबल जो चेंज होती जाती है और उसका जो इंडिकेटर होता है वो एवरीबोर होता है मास डिफरेंशियल, और जो फीका होती है वो। तो अगला लफ्ज हमारे पास एल प्रोपिetario मकान मालिक को कहते हैं। los propietarios de pisos tienen que pagar un impuesto anual। ये जो मकान मालिक होते हैं उनको हर साल एक जो है ना वो टैक्स अदा करना पड़ता है। gastos de la comunidad, ये जो बिल्डिंग की इमारत के इज्तिमाई अखराजात होते हैं उनको कहते हैं gastos de la comunidad son 50 euros। फिरमार कहते हैं दस्तखत करने को। el comprador debe firmar el contrato, खरीदने वाले को कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो साइन करना पड़ेगा। contrato कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं। el contrato tiene que estar firmado, इसको मतलब साइन होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। entrega de llaves, ये थोड़ा सा जल्दी में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछली वीडियो में ये, क्योंकि मकान किराए पे लेने के लिए भी ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं तो इसलिए ये समझ लें रिपीट हो रहे हैं। चाबियां हवाले करना, cuando me van a entregar las llaves, मुझे मेरे हवाले चाबियां कब की जाएंगी। pagar, कीमत अदा करना, पे करना। yo pago de hipoteca 500 euros al mes, मैं अपने मकान की जो मोर्टेज है हर महीने 500 यूरो जो है वो अदा करता हूँ। impuestos sobre actos jurídicos documentados, ये एक टैक्स होता है जो जब हम अपनी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ये हमें अदा करना पड़ता है। ये होती है कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में हमारा कोई स्क्रिप्टूरा कोई लिखाई होती है तो उसके लिए हमें ये देना पड़ता है। इसका मतलब है पब्लिक रजिस्ट्री टैक्स। तकरीबन सारी जो कम्युनिटीज हैं, सारे जो सूबे हैं, इनकी डिफरेंट इनका ये परसेंटेज है, लेकिन ये ज्यादातर की 0.8% से लेकर 1.5% तक ना होती है। लारियोखा मिसाल के तौर पे हमारे कम्युनिटी लारियोखा में ये 1% है। अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं 2
2 लाख की या 1,20,000 की, तो ये टैक्स जो आपने देना है पब्लिक रजिस्ट्री टैक्स, तो ये आपने उस 1,20,000 का 1% जो है ना, ये गवर्नमेंट ला रियोja को देना होगा। Impuesto sobre actos jurídicos documentados que os ईबी impuesto sobre bienes inmuebles, ये एक और टैक्स होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉपर्टी जिनकी होती है वो ही अदा करते हैं, किराए पे जो लोग हैं वो नहीं अदा करते। इसका मतलब होता है impuesto sobre bienes inmuebles, property tax. Este año he pagado 112 euros de IBI. नोटारियो होता है वो बंदा जो कि जब पेपर पे साइन करता है, प्राइवेट पेपर के ऊपर साइन करता है, तो वो एक ऑफिशियल पब्लिक पेपर जो है ना वो बन जाता है। तो इसलिए जब भी हमें कोई भी काम होता है इस तरह का, जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं या पेपर्स पाकिस्तान भेजते हैं, तो नोटारियो का उसके ऊपर साइन इसलिए होता है क्योंकि फिर वो एक इस चीज के लीगल होने की या ऑफिशियल होने की एक निशानी होती है। और ये थे वो अल्फाज जो कि हमें अपने मकान खरीदते वक्त पता होने चाहिए, इनका हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि हम बैंक से सही तरह से जो है वो बात कर सकें और सही तरह से अपना जो हमने कारोबार करना है वो कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को नया ज़रूर मिला होगा। अगली वीडियो तक के लिए